अब इसके अंदर आपके पास क्या है, तीन आयंस को आप इंक्लूड कर रहे होते हैं, कंसिडर कर रहे होते हैं। पहला है सोडियम, दूसरा है पोटेशियम और तीसरा है क्लोराइड। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो फॉर्मूला क्या बन रहा है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स -61 प्लस लॉग सोडियम। अच्छा, यहाँ पे माइनस और प्लस नहीं है, खाली माइनस है। यहाँ पे उसकी वजह क्या है कि हम कंसिडर क्या कर रहे हैं कि हर चीज को बाहर से अंदर ही जाना है, तो आपकी वैल्यू हर सूरत में माइनस में आनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अब देखिए सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन इनसाइड, पोटेंशियल परमिएबिलिटी ऑफ दी चैनल, ये पी जो है वो परमिएबिलिटी के लिए सोडियम की हो गई, फिर पोटेशियम की हो गई और उसके बाद फिर क्लोराइड की हो गई। इसके बाद यहाँ पे आ जाए तो सोडियम की कॉन्सेंट्रेशन आउटसाइड, पोटेशियम की कॉन्सेंट्रेशन आउटसाइड, क्लोराइड की कॉन्सेंट्रेशन इनसाइड। यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, क्योंकि क्लोराइड का जो 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 सीक्वेंस है वो उल्टा है, पॉजिटिविटी नेगेटिविटी का सीक्वेंस उल्टा है। तो यहाँ पे आप ये क्या करेंगे कि ऊपर जो है, जैसे आप इनसाइड की कॉन्सेंट्रेशन ले रहे हैं सोडियम की और पोटेशियम की, चूंकि ये पॉजिटिवली चार्ज आयन है, तो क्लोराइड की आउटसाइड की लेंगे, इसलिए कि ये नेगेटिवली चार्ज आयन है। इसी तरह से फिर यहाँ पे नीचे अगर आप देखें डिनोमिनेटर में जो है आउटसाइड, पोटेशियम आउटसाइड, सोडियम आउटसाइड एंड क्लोराइड इनसाइड, और उसके साथ फिर इनकी परमिएबिलिटी डाल देंगे। ठीक है जी। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कैसे आता है? अच्छा, अब यहाँ पे आप देख लीजिए नर्नेस पोटेंशियल पे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल किस तरह से निकाल रहे हैं कि -90 मिली वोल्ट जो है वो नर्व फाइबर, किसी भी नर्व फाइबर का इनसाइड का जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है वो -90 मिली वोल्ट होता है। नर्नेस पोटेंशियल में +-61 लॉग कॉन्सेंट्रेशन इनसाइड और आउटसाइड लगा रहे हैं। पोटेशियम के लिए आप देख सकते हैं इन्होंने एग्जैक्ट अब कॉन्सेंट्रेशन डाली है 140 और 4, और इसके बाद जो है वो ये क्या आया, अच्छा यहाँ पे ये देखें लॉग इसको जो फॉर्म 140 डिवाइडेड बाय 4 का आंसर आया 35, 35 का लॉग निकाला है तो क्या आया 1.54, उसको फिर मल्टीप्लाई किया 61 से, आंसर क्या आ रहा है -94 मिलीवोल्ट। अब वही जो बात जो आपको पिछली फिगर में मैंने दिखाई थी कि पोटेशियम जो है कंट्रीब्यूट करता है -94 मिलीवोल्ट, अब समझ में आ रही है ये बात? क्योंकि कैसे कैलकुलेट किया, इस नर्नेस पोटेंशियल में आपने जो पोटेशियम की एक्चुअल वैल्यूज है वो डाली और उससे ये कैलकुलेशन हो गई। अब उसके मुकाबले में जब हम ये तो पोटेशियम हो गया, नर्नेस पोटेंशियल फॉर सोडियम क्या होगा, +-61 लॉग आउटसाइड इनसाइड 14 मिलीवोल्ट, सॉरी मिली इक्विवेलेंट, आउटसाइड 142 मिली इक्विवेलेंट, आंसर क्या आ रहा है 0.1। ठीक है, 0.1 का लॉग क्या निकला 1, 61 के साथ इसको कैलकुलेट किया, 61 आया, प्लस की साइन लगा दी। ठीक है जी। अब इसके बाद बाकी का कहाँ गया, एक मिनट ठहरे। अच्छा जी, ये रहा। अच्छा, यहाँ पे आप देखें इसी जो फाइनल जो पोटेंशियल है उसको कैलकुलेट करने के लिए आपको वो पूरा फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पे एक चीज याद रखनी है कि ये जो 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 अभी कैलकुलेशन हम कर रहे हैं इसमें क्लोराइड परमिएबल नहीं है, पोटेशियम जो है वो अपने 100 टाइम्स ज्यादा परमिएबल है सोडियम के मुकाबले में। सही है, अगर फॉर एग्जांपल एक सोडियम का मॉलिक्यूल परमिएबल है तो पोटेशियम 100 टाइम्स ज्यादा परमिएबल होगा। तो इस पे आप उस फॉर्मूले में तमाम वैल्यूज को एज इट इज डालेंगे, 14, 142, 144। हाँ, परमिएबिलिटी हम ये कंसिडर कर रहे हैं इस वक्त रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के टाइम पे, जो परमिएबिलिटी कंसिडर हो रही है वो इसलिए हो रही है कि पोटेशियम बाहर जाता है तो क्या होता है कि जो मेम्ब्रेन है उसका एक्शन पोटेंशियल खत्म होके और वो मेम्ब्रेन जो है वो रेस्टिंग की तरफ आता है। ये बात क्लियर है आपको? किसी को इसमें कंफ्यूजन तो नहीं है ना कि जब जब भी एक्शन पोटेंशियल होता है, ये चीज आपको मालूम है कि सोडियम अंदर आता है, पॉजिटिविटी बढ़ती है, और रेस्टिंग मेम्ब्रेन की तरफ जब जाना शुरू करते हैं तब क्या होता है, पोटेशियम बाहर निकलना शुरू हो जाता है। ये चीज सबको याद है, क्लियर है ये बात? वॉइस हाँ ठीक है। तो अब यहाँ पे ये याद रखिएगा कि जिस टाइम पे हम रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल काउंट कर रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हमें ये हाइपोथेसिस रखनी है कि क्लोराइड बिल्कुल भी परमिएबल नहीं है जिस टाइम पे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल रिस्टोर हो रहा है।
क्लोराइड परमिएबल नहीं है। सोडियम अगर 1 मॉलिक्यूल परमिएबल है तो पोटेशियम के 100 मॉलिक्यूल्स परमिएबल होंगे, यानी सोडियम के मुकाबले में 100 टाइम्स ज्यादा जो है वो पोटेशियम परमिएबल होगा, तभी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल अचीव हो सकेगा। अब आपने ये सारी वैल्यूज डाल दी, वैल्यूज डालने के बाद आपको क्या मिला, 14 मल्टीप्लाइड बाय 1 14, 142 मल्टीप्लाइड बाय 1 142, 14 140 मल्टीप्लाइड बाय 100 14,000, 4 मल्टीप्लाइड बाय 100 400। यहाँ पे जीरो है तो ऑब्वियसली ऊपर नीचे दोनों जीरो हो जाएगा क्योंकि आपकी परमिएबिलिटी जीरो है। इनको आपस में अच्छा जी, मैं ये कह रही थी कि दोबारा से ये समझ लें कि अगर हम जो है दोबारा से जो गोल्डमैन इक्वेशन लगा रहे हैं तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए ये तमाम वैल्यूज हमने डाल दी। वैल्यूज डालने के बाद फिर क्या होगा कि यहाँ पे जो वैल्यू आई है वो 25.86 आई है, इसका लॉग निकालेंगे तो 1.41 आएगा। 61 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -86 मिलीवोल्ट्स आएगा। ठीक है, ये आ गया आपके पास तमाम दोनों यानी सोडियम पोटेशियम और क्लोराइड तीनों को मिला के इनकी वैल्यूज डाल के जो आपके पास आया है किस हाइपोथेसिस के ऊपर कि पोटेशियम की परमिएबिलिटी 100 टाइम्स ज्यादा हो रही है, उस टाइम पे जो है ये इस तरह से आया। अच्छा, अब उसके बाद क्या होता है फर्दर कि आपके पास सोडियम पोटेशियम एटीपेस पंप काम कर रहा होता है। आपको मालूम है सोडियम पोटेशियम एटीपेस पंप कैसे काम करता है, क्या कर रहा होता है वो, कोई बताएगा? हेलो, आप लोग हैं सब मेरे साथ या नहीं? यस मैम, 3 सोडियम जो है ना इन होते हैं और 2 पोटेशियम आउट होते हैं। नहीं, उल्टा बोल रहे हो आप। ये यूजुअली क्या होता है कि 3 सोडियम वापस से बाहर निकाले जाते हैं और उसके एक्सचेंज में 2 पोटेशियम अंदर आते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। ये जो मेजरली जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल मेंटेन करने का काम होता है ना, यानी जो जिस टाइम पे एक्शन पोटेंशियल हुआ तो क्या हुआ, चैनल दोनों खुले और चैनल खुलने के नतीजे में क्या हुआ कि सोडियम तेजी से अंदर आ गया और पोटेशियम तेजी से बाहर निकल गया। अब दोनों चीजें अपनी जगह से अपने जो एक्चुअल जगह है वहां से गायब हो चुकी हैं। ठीक है, तो उस सूरत में आपका क्या होगा कि आप जो है वो दोनों को अपनी जगह वापस पहुंचाना है, सोडियम को बाहर पहुंचाना है, पोटेशियम को अंदर पहुंचाना है। तो ये काम जो है वो सोडियम पोटेशियम एटीपेस पंप करता है। अब ये जो सोडियम पोटेशियम एटीपेस पंप है वो हर मूवमेंट पे 3 सोडियम बाहर निकालता है सेल से और 2 पोटेशियम अंदर लेकर आता है। और उसके नतीजे में कितने पर मिलीवोल्ट जो है वो जो है क्या कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कंट्रीब्यूट करता है, -4 मिलीवोल्ट का। आ रही बात समझ में, कितना, -4 मिलीवोल्ट्स का। अच्छा, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल किस तरह से बनता है कि लीक चैनल्स जो भी हैं उनका जो डिफ्यूजन पोटेंशियल है प्लस सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप का जो डिफ्यूजन पोटेंशियल है दोनों को मिलाते हैं तो आपको रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल मिलता है। अब रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या है, न्यूरॉन का -86 मिलीवोल्ट्स प्लस -4 मिलीवोल्ट्स। तो माइनस माइनस को जब आप प्लस करेंगे तो क्या होगा, -90 मिलीवोल्ट। और ये आपके पास आ गया आपका न्यूरॉन्स का रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। क्लियर है, ये इतना ही आता है। आमतौर पे जो हमारे न्यूरॉन्स होते हैं उसमें रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कितना होता है, -90 मिलीवोल्ट्स का। यहाँ तक बात क्लियर है? जी मैम, जी मैम। अच्छा, अब और किसी ने कोई और सवाल पूछना था? मैम ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन इसमें आपकी क्या आवाज फर्क है मुझे सही दोनों? नहीं आ रही बेटा, दोबारा से जरा माइक दूर करके बोलो। मैम ट्रांसक्रिप्शन है ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन 8 और 9 है कि खबर करो मैं ट्रांसक्रिप्शन देखा बता दूं, ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस समझना है। नहीं। यस मैम। ट्रांसक्रिप्शन में क्या समझना है ये बताएं पहले। इन दोनों में फर्क क्या होता है मैम, ये समझ नहीं किस आती। दोनों में, ट्रांसक्रिप्शन में और किस में? ट्रांसलेशन में। अच्छा, अभी बता देती हूँ। ये 9 नंबर है और 7 नंबर। नहीं नहीं, वो मुझे पता है, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन का मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है मैम। ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन में देखो फर्क ये होता है कि ट्रांसक्रिप्शन देखिए 3 प्रोसेसेस हैं। पहला जो प्रोसेस है वो क्या है, डीएनए से डीएनए का बनना, समझ आ रही है?
एक ही चीज से दूसरी चीज वैसी ही बनाई जाए तो उसको क्या कहते हैं? रेप्लिका बनाना कहते हैं। ऐसा ही है? जवाब देते जाओ मुझे। हेलो, जी मैम। एक चीज से दूसरी चीज वैसी बनाई जाए तो वो क्या प्रोसेस कहलाएगा? रेप्लिकेशन। ट्रांसलेशन मैम। रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन इसलिए कि आप एक ही चीज का रेप्लिका बना रहे हो। ठीक है जी। अब उसके मुकाबले में आप क्या कर रहे हो कि उसको अपने अल्फाज में ट्रांसक्राइब कर रहे हैं। यानी आपने एक चीज पढ़ी, पढ़ के समझी, समझने के बाद अपने अल्फाज में उसको ट्रांसक्राइब कर दिया। ये क्या कहलाएगा? ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। ठीक है, यानी डीएनए से आरएनए का बनना, उसको हम क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। जी मैम। समझ आ रही है बात? डीएनए से डीएनए का बनना रेप्लिकेशन, डीएनए से आरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है। यस मैम। और आरएनए से प्रोटीन का बनना, यानी से फॉर एग्जांपल मैंने आपको एक इंग्लिश में एक स्टेटमेंट बोला, मैंने उसको आपको बोला कि इसको उर्दू में कन्वर्ट करें, तो आप क्या करेंगे? उसकी ट्रांसलेशन, एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेशन करेंगे। ठीक है जी। तो अब यहाँ पे क्या है कि जो न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लिक जो एसिड है उनका क्या है? उनकी जो लैंग्वेज है वो क्या है? न्यूक्लिक एसिड्स की बेस पर है। वो क्या हो गया? ग्वानोसिन हो गया, साइटोसिन हो गया, क्या है, एडिनोसिन हो गया, थायमीन हो गया, यूरेसिल हो गया। अब इनकी जो लैंग्वेज है उसको ट्रांसलेट करना है इनटू कौन से? अमाइनो एसिड्स, ग्लाइसिन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन, सारे ये जितने भी हैं, हिस्टिडीन वगैरह। अब इसकी ये जो 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 इंफॉर्मेशन है वो न्यूक्लिक एसिड से ट्रांसफॉर्म होगी अमाइनो एसिड्स में। तो उस प्रोसेस को क्या कहेंगे? क्योंकि एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्जन हो रहा है तो वो क्या कहलाएगा? ट्रांसलेशन कहलाएगा। सो द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इज ट्रांसलेशन। द प्रोसेस ऑफ क्या कहते हैं, अल्लाह भला करे आपका, मैसेंजर आरएनए फ्रॉम डीएनए इज ट्रांसक्रिप्शन। क्लियर ये बात? यस मैम। बाकी प्रोसेस तो समझ में आ गया आपको? यस मैम। अच्छा, आगे चलें। दूसरा सवाल क्या था? दूसरा सवाल क्या था बेटा? मैम जैसे बोले। मैम जैसे सोडियम की कंसंट्रेशन 142 है और बाहर, और अंदर मतलब 14 है। हाँ। अगर मतलब चेक हो जाए 120 पे आ जाए और बाहर की अंदर की जो 25 पे चले जाए, हाँ, तो फिर क्या होगा? तो फिर मैम देखो, अगर तो उसका ये मतलब एट द टाइम ऑफ एक्शन पोटेंशियल हो रहा है तो नॉर्मल प्रोसेस है। लेकिन अगर ये कॉन्स्टेंटली हो रहा है तो ये लाइफ थ्रेटनिंग प्रोसेस हो सकता है। सही में बात समझ आ गई? यानी जो सोडियम की जो एक मिकदार है 142 मिली इक्विवेलेंट लीटर, वो मेंटेन करना जरूरी है। अभी जैसे अभी पिछले दिनों एक पता नहीं क्या बात हुई थी, उस पर मैंने बोला कि नमक तो बंद हो जाता है, कोई मसला ही नहीं, तो डॉक्टर ने कहा नमक बंद मत कर दीजिएगा, आपकी लाइफ लाइन डिपेंड करेगी उसके ऊपर। यानी आपके जो सारे प्रोसेसेस हैं वो सारे सोडियम के ऊपर डिपेंड करते हैं। अगर सोडियम की कॉन्सेंट्रेशन, आपने इतना नमक कम कर दिया कि सोडियम की कॉन्सेंट्रेशन बाहर कम हो गई, तो वो फिर ऑब्वियसली आपके सारे प्रोसेस खराब हो जाएंगे। समझ आ रही है? एक्शन पोटेंशियल नहीं हो सकेगा, मसल्स की जो कॉन्ट्रैक्शन है वो नहीं हो सकेगी, हर जगह सोडियम की जरूरत है। क्लियर? ठीक है मैम। हाँ जी, और कोई सवाल? मुझे कौन कह रहे थे न्यूमेरिकल भी समझाना है क्या? है? हेलो, कैलकुलेशंस भी करनी है? ओके। सवाल ये पूछा गया है कि असाइनमेंट में कैलकुलेशंस करनी है या नहीं करनी। मैं आपको कैलकुलेशंस के सवाल भेजूंगी, आज शाम तक भेज दूंगी, तो वो भी करनी है, असाइनमेंट में आएगा वो। अगर आपको उसके हिसाब से कोई कैलकुलेशन समझनी है तो बता दें। ये मैं आपको एक पिक्चर शेयर कर रही हूँ, ये मैं आपको जो है डॉक्यूमेंट आपके पास भेज देती हूँ। ठीक है जी। इसके साथ के क्वेश्चंस लिख के दे दूंगी, तो इनको पहले ट्रायल पे क्वेश्चंस कर लीजिएगा। ये वाले सारे सारे सॉल्व हुए हैं। ठीक है। ये करने के बाद फिर जो आपको मैं क्वेश्चन भेजूंगी उसको करके उसका आंसर मुझे मतलब अटैच कर दीजिएगा। क्लियर है ये बात?
यस मैम, बस Okay, ma'am. मैम आज लोगों का जो है ना LMS पर जो है ना वो नहीं आ रहा है क्लास, और वो व्हाट्सएप पर अगर आप भेज दे तो ठीक होगा। मुझे दोबारा बोले कौन सा वाला नहीं आ रहा? मैम बाज लोग जो है ना, बाज लड़के जो है ना वो LMS पे जो है ना थ्योरी में